इसने तो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया था। ज़ेब-उल-निसा इस उफ्ताद पर शहरबानों से इस्तिफ़सार करने के लिए पलटी थी कि मुअज़्ज़म बड़ी तेज़ी से लाउंज में दाखिल हुआ। इसके पीछे नगी भी। क्यों उठाया तुमने मेरे बेटे पर हाथ? वो बड़े कड़े तेवर लिए शहरबानों के नज़दीक आकर इस्तिफ़सार कर रहा था। वो मीर अभी कुछ लगता है। शहरबानो तो पहले ही आग में भड़क रही थी। तड़ाक कर उसे जवाब दिया था। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी औलाद को जान से मार दो। मेरा गुस्सा मुझ ही पर उतारू, मेरे बच्चों पर। अगर आइंदा तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। अलिफ से वार्निंग देते माँ के सामने मुअज़्ज़म अपने गुस्सा को न जाने कैसे जब्त कर रहा था, लेकिन इसका लहजा दुरुस्त और हद आमेज था। शहरबानों को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे कुंद छुरी से ज़बह करने की कोशिश की गई है। वो भी नगी के सामने, गो कि उसने उनके दरमियान किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन मुअज़्ज़म ने इसे यह बता दिया था कि मैंने बीवी को जूते की नोक पर रखा हुआ है। इतनी तो मैं इतनी तजलील। इसकी आंखों में धंधी उतर आई थी और मारे ज़ब्त के चेहरा सुर्ख हो गया था। मुअज़्ज़म ये किस अंदाज में शहरबानों से बात कर रहे हो? बीवी है वो तुम्हारे। मां ज़ेब-उल-निसा ने शहरबानों की हालत को देखते हुए बेटे को बुरी तरह डांटा था। उन्हें मुअज़्ज़म का अंदाज एक आंख नहीं भाया था। साथ ही उन्होंने शहरबानों की टांगों से लेटे रोते हुए हमजा को भी गोद में उठाया था। वो दादी की गोद में भी चुप नहीं हुआ तो खामोश खड़ी नगी ने इसे अपनी गोद में ले लिया था। आप अपनी बहू को नहीं समझा रहे हैं? किस बेदर्दी से उसने हमजा को मारा है। इसने मां को नरमी से जवाब देते खामोश खड़ी शहरबानों को घूर कर देखा था। वो हमजा की मां है, जान से नहीं मार देती, सुना तुमने? उन्होंने अपने करीब आते उमैर को गोद में उठाते बेटे को घर का था, जो इस सारे मामले पर सहम गया था। नगी उसे उधर दो, ये तुमसे चुप नहीं होगा। शहरबानों ने सर्द मेहरी से कहते हुए हमजा को उसकी गोद से गोया झपट कर अपने शाने से लगाया और हमजा भी गो ऐसी इंतजार में था। ऐसी सख्त मार खाने के बावजूद मां के सीने से लगते ही इसके रोने की आवाज बंद हो गई और वो इन सब को नजरअंदाज करती वहां से बड़ी तेजी से निकली थी। मुअज़्ज़म इसका अंदाज देखता रह गया। जब से नगी ने इस घर में दोबारा कदम रखे थे तब से तो वो गोआ बिखरी हुई शेरनी बन गई थी। इसके हर अंदाज से मालिकाना झलक नजर आ रही थी और अब जैसे इस्तेहकाक से नगी से अपना बेटा छीन कर ले गई थी, वो इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। नगी के साथ जब वो ढेरों वक्त गुजारने के बाद रात में अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो वो माँ बेटे सोते हुए नजर आए। उमैर हमजा तो यकीनन सुअर है थे, लेकिन करवटें बदलती शहरबानों से सोती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। मान अपनी काट में सोता उमैर पहले तो कसमसा फिर रोने लगा। मुअज़्ज़म ने कमरे की लाइट जलाते इसे फौरन उठाया कि कहीं इसकी आवाज़ सुनकर मज़ा भी ना उठ जाए। क्या बात है बेटा? उमैर की पेशानी को चूमते हुए वो उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसकी ये कोशिश बेकार गई तो वो 2 कदम बढ़ाकर बेड की तरफ पलटा था। शहरबानो, देखो ये उमैर चुप नहीं हो रहा, कहीं उसे भूख तो नहीं लग रही? मुअज़्ज़म बेटे को बहलाते हुए शहरबानो से मुखातिब हुआ था। शहरबानो पहले से जाग रही थी, उसे आजकल नींद कहाँ आती थी। इस वक्त भी मारे गुस्सा की वो दानिस्ता आवाज नहीं दे रही थी। वो दोपहर वाली अपनी बेइज्जती भूली नहीं थी। शहरबानो भाई देखो इसे, कहीं हमजा भी ना उठ जाए। इसे खामोश कराने की कोशिश में इसने फिर शहरबानो को पुकारा था। सुबह से नगी के दिल को बहला रहे थे, अब जरा बेटे को भी बहला ले। ये तो आपकी औलाद है, क्या उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है? शहरबानो ने मुंह से कंबल उतार कर तर ये अंदाज में कहा था। वो तो इस बात का सोग मनाया जा रहा है। तुम्हें तो मैं आकर बताता हूँ, जरा मैं उमैर को उम्मी जान के हवाले करके आऊं। मुअज़्ज़म ने इसे खश्मगी निगाहों से घूरा और रोते हुए उमैर को शाने से लगाकर बाहर निकल गया था। हुनाशा जी, अब क्या रह गया है बताने को? ना जाने अब दोनों कौन सा खेल खेल रहे हैं। उधर मोहतरमा का प्रपोजल मंजूर हो गया है, उधर वो फिर आपसे इश्क फरमा रही है। इसने अपने आंसू अंदर ही अंदर पीते हुए एक बार फिर कंबल मुंह तक ओढ़ लिया था। कमरे की लाइट बदस्तूर रोशन थी। कुछ देर बाद मुअज़्ज़म अकेला ही कमरे में दाखिल हुआ था और बेड पर दराज होते ही उसके मुंह से बड़े जारहाना अंदाज में कंबल खींचा था। शहरबानो ने फौरन आंखें खोली थीं। इसने खफगी भरे अंदाज में मुअज़्ज़म की समत देखा था। एक बात मेरी गौर से सुन लो, मैं जो मर्जी करूं तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए।
मुअज़्ज़म दबे दबे गुस्सा में बोला था। तो खिलकर करें जो करना है। शहरबानो आग बगूला हुई थी। वो कंबल एक तरफ करती उठ बैठी थी। वो भी कर लूंगा। फिक्र क्यों करती हो? मुअज़्ज़म के होंठों पर एक दिल जलाने वाली मुहिम सी मुस्कुराहट थी। शहरबानो मारे तासुफ के इसे देखती रह गई। इसका दिल खून के आंसू वर रहा था। वो अच्छी तरह समझ रही थी। तो फिर इस प्रपोजल को मंजूर करने का ड्रामा क्यों हो रहा है? वो बेड से उतरकर दरवाजे की समत बढ़ी थी। अब क्या नगी की क्लास लेने जा रही हो? मुअज़्ज़म ने जलती पर तेल डाला था। जी नहीं, इत्मीनान रखिए, मैं उमैर को लेने जा रही हूं। वो पलटकर गोया हो रही थी। तो क्या बाहर इस मली में जाओगी? चुल्लू मेरे सामने तो तुम्हारा ये हुलिया काबिल कबूल है, लेकिन बाहर अभी तक मुलाजिम जाग रहे हैं। मुअज़्ज़म ने बड़ी गहरी नज़रों से इसके दिलकश सरापे का जायजा लिया था। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसके सरापे में ज़रबर अबर झोल नहीं आया था, बल्कि वो पहले से ज्यादा हुसैन दिखाई देने लगी थी। इसके एहसास दिलाने पर शहरबानो बुरी तरह खिजालत की लपेट में आ गई। वो इस कदर जज्बाती होकर उठी थी कि सरहाने पड़ी शाल ओढ़ना भूल गई थी। ये शाल ओढ़ लीजिए मोहतरमा। इसकी खिजालत देखते हुए भी मुअज़्ज़म में अपनी नज़रों का जाविया नहीं बदला था, बल्कि सरहाने बड़ी सफ़ेद शुमाल हाथ में उठाकर लेटे लेटे ही उसकी समत बढ़ाई थी। गो कि वो इसका हरम, इसका शौहर था, लेकिन इस वक्त इसकी बेरास्ते शहरबानों के कदम को छोटिए मन मन के हो गए थे। इसने मीर वन वेलवेट का सूट जेब तंग किया हुआ था। इस सूट का गला बहुत गोहर था, इसलिए वो जब सर्दी में ही सूट इस्तेमाल करती तो बड़ी सी शाल जरूर ओढ़े रखती थी। बेड के करीब आकर शहरबान विशाल उसके हाथ से लेकर पाई थी। 3 कुछ कदम चलकर ही इसे एहसास हो गया था कि शाल का एक कोना मुअज़्ज़म की मजबूत गिरफ्त में। शाल छोड़ें शाहजी, वो सपाट लहजे में कहते हुए इसकी समत पाई थी। उनके दरमियान 3-4 कदमों का फासला था। छिड़ो लो। तकिया से टेक लगाए टांग पर टांग रखे वो हुनूजा से गहरी नजरों से देख रहा था। क्या मुसीबत है? शहरबानो एक तो बगैर शाल के इसके सामने बुरी तरह झिझक रही थी, ऊपर से मुअज़्ज़म की यह हरकत जो इसकी समझ से बाहर थी। इसने तप कर शाल अपनी समत खींची थी, लेकिन नतीजा किया निकला कि मुअज़्ज़म की मजबूत गिरफ्त ने इसे पूरे का पूरा अपनी समत खींच लिया था। वो इसके मजबूत सीने पर गिरी थी। सिर्फ चंद लम्हों में ये सब हुआ था। इस हरारत से पर वजूद से टकराते हुए शहरबानवी की हालत गैर हो गई थी। एक सनसनाहट पूरे वजूद में फैलती चली गई। बड़ी सूरत से वो उठी थी, लेकिन इसके अर्द गिरदाल मुअज़्ज़म की बाहों का रेशमी हिसार बंध गया था। वो जैसे बेइस होकर रह गई थी। शाहजी प्लीज, ये क्या बदतमीजी है? इसकी कुर्बत इस वक्त शहरबानों के लिए अंगारों से मुशाबहत रखती थी। वो आज तक अपनी अव्वल शब में होने वाली तज़लील भोली नहीं थी। वो तड़प उठी थी। मुअज़्ज़म खामोश था। वो इसके वजूद की मशहूर कुल महक अपने अंदर जज्ब कर रहा था। वो इस पर पूरा इस्तेहकाक रखता था, लेकिन उन हालात में जबकि वो सच्चाई से बेखबर थी, ऐसे में वो इसकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था। मान मुअज़्ज़म की नज़र उसकी शफ़ाफ चमकती मांग पर पड़ी थी। बेसाख्ता वो अपने इस्तेहकाक के फूल खिलाता चला गया। शाहजी प्लीज, मुझे छोड़ें प्लीज। इसके सीने में चेहरा छुपाए शहरबानों का पूरा वजूद लरज़ रहा था। दबे दबे गुस्सा में वो चलाई थी। हाँ, सोच रहा हूँ हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूँ, इस तरह तुम भी किनारे लगोगी और मेरी जिंदगी में भी नगी आ जाएगी। मुअज़्ज़म के लहजे में अजीब की काट थी। सोच क्यों रहे हैं, अमल कर ले। शहरबानों ने भराए हुए लहजे में कहते हुए एक झटके से खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कर लिया था। फिर मुअज़्ज़म में अज़ खुद अपनी गिरफ्त ढीली कर दी थी। इसके सीने से अपनी शाल उठाकर वो कमरे से गो आ भागी थी। वो इस बेदर्द शख्स के सामने आंसू बहाना नहीं चाहती थी। इस बार मुअज़्ज़म लंबी छठी पर आया था और ये तमाम छुट्टियां इसकी नगी के साथ गुजर रही थीं। शहरबानों का कड़ कर बुरा हाल था। पता नहीं लगी कि शादी फारूक हसन कैसा ते होगी भी या नहीं। सारा वक्त वो यही सोचती रहती थी, जबकि ज़ेबुल निसा बेहद मुतमईन नजर आ रही थी। इस रात वो शहरबानों को खाने के बाद काफ़ी का हुक्म देकर बेडरूम से मुत्तसिल अपने स्टडी रूम में घुस गया था। खिलाफ तवक्को आज इसने नगी को जरा कम नाइम दिया था। खैर, शहरबानों को इससे बात करने का मौका मिल गया था। पहले इसने उमैर और हमजा को सिलाया, फिर किचन में जाकर उसके लिए काफ़ी बनाई और अपने दिल के फैसले पर मजबूती से कायम होते हुए स्टडी रूम में चली आई। वो कंप्यूटर के साथ मसरूफ था। टेबल पर एक फाइल खिली हुई थी और कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां बड़ी तेजी से चल रही थीं।
शायद वो अपने ऑफिस का कोई काम कर रहा था। आहट पर वो शहरबानों की मौजूदगी महसूस कर चुका था, लेकिन अपनी मसरूफियत से सर नहीं उठाया था। आप नगी से शादी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, काफी का मग मेज पर मुनासिब जगह पर रखते शहरबानों ने यकलख्त अपने दिल का फैसला इसे सुना दिया। दिल का किया था, अगर वो फिर बेईमान हो जाता तो वो किया करती। इसकी आवाज लरज रही थी। तुम एतराज करने वाली कौन होती हो? मुअज्जम ने बरजस्ता कहा था। इसे अब अपने सारे काम भूल गए थे। वो पूरी तरह शहरबानों की तरफ मुतवज्जे हो गया था। वो बड़ी सलीकामंद और नफासत पसंद लड़की थी, लेकिन आज वो इसके सामने 2 दिन के मिल के लिबास में मौजूद थी। बालों की मखसूस सादा की चोटी थी, लेकिन चेहरे के अर्दिगर्द जवत छूटी लटों ने पूरे चेहरे का अहाता किया हुआ था। यूं जैसे बदलियों से झांकता चांद, आंखों पर झुकी खमदार पलकें और निचला लब काटती। मुअज्जम इसे बेहद दिलचस्पी से देख रहा था, बल्कि इसका ईमान बुरी तरह मुतजलजल हो रहा था। लेकिन वो खुद से अहद कर चुका था कि इसे अब इस तरह नहीं छूना और ना वो टूट जाएगी। ठीक है, जो भी आपका फैसला है वो मुझे मंजूर है, शहरबानों ने सर झुकाते हुए कहा था। मुअज्जम की दीदा दिलेरी पर उसके दिल पर एक घूंसा सा लगा था। वैसे शहरबानों, तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो तो तुम्हें इसका कुछ तो सिला मिलाना चाहिए। और वैसे भी मैं बच्चों की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूं अब तुम्हारी हक तलफी ना हो। यकलख्त वो कुर्सी से उठकर उसके मुकाबिल खड़ा हो गया था। इसके लहजे में एक नरमी, एक मुलायमत उतर आई थी। शायद मोहब्बतों से गुंधे जज्बात भी थे। इसने शहरबानों की कमर में अपने दोनों बाजू हमाइल करते हुए इसे अपने नजदीक करना चाहा था। शाहजी, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है? वो भराई हुई आवाज में इस्तफसार कर रही थी। वो शख्स जो उसके करीब नहीं आता था, आजकल उसके ये अंदाज कुर्बत शहरबानों की परेशानी में इजाफा कर रहे थे। इसने गुस्सा में आते हुए एक झटके से मुअज्जम की बाहों का हिसार तोड़ा था। वो भी कभी फुर्सत में बताऊंगा। फिलहाल तो मैंने सोचा है कि अगर 1 महीन बंगी को अपने साथ रखूंगा तो 2 महीने तुम्हें अपने साथ। खुदा के लिए बस कीजिए शाहजी, बस कीजिए। ये महीने और दिन अपने पास रखें, मुझे किसी का सदका खैरात नहीं चाहिए। वो इसकी बात काटते हुए फट पड़ी थी। मुअज्जम की बात इसके सीने में तीर बनकर लग रही थी। आंसू यकलख्त रुखसारों पर बह निकले थे। मुअज्जम के लिए ये आंसू बड़े कीमती थे। इसने झककर उन्हें शर्फ कबूलियत बख्शा था। इसकी जसारत पर शहरबानों पूरी जान से कांप उठी थी। को वो इसका मुहर्रम था, लेकिन इसके अंदाज बिल्कुल नए थे। तुम जाओ अब, मुअज्जम ने खुद पर जब्त के पहरे बिठाते हुए रुख उसकी समत से मोड़कर खर दर्रे लहजे में कहा था। शहरबानों इजाजत मिलने पर गोया भा थी। अपने बेड पर आकर वो ऐसे गिरी जैसे कोई लंबी मुसाफत तय करके आ रही हो। फिर भीगी भीगी पल के लिए नींद की आगोश में जाते हुए इसे इतना एहसास जरूर हुआ था कि किसी ने बड़ी आहिस्तगी से इसे नर्म कंबल और हला था और उसकी पेशानी को अपने पर हिद्दत होंठों का लम्स दिया था। वो कसमसा जरूर 19 थी, लेकिन बेदार नहीं हुई थी, क्योंकि नींद ने इसे पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया था। दूसरी सुबह मुकर्रम अली शाह इस्लामाबाद से अपने दोस्त अकीक हसन और उनके बेटे फारूक हसन के साथ घर पहुंच गए। शहरबानों के लिए तो उन लोगों की आमद अचानक थी, लेकिन इसे यूं महसूस हुआ कि ज़ेब-उल-निसा और मुअज्जमगी उन लोगों की आमद के बारे में पहले से जानते थे। फारूक हसन की भी वालिदा हयात नहीं थी। बाप बेटे पर मुश्तमिल ये छोटा सा खानदान था। मुकर्रम अली शाह के तारुफ कराने पर वो बाप बेटा शहरबानों से बहुत अच्छे तरीके से मिले थे। देखने में फारूक हसन बेहद सुलझा हुआ और हैंडसम नौजवान था। अपना बिजनेस संभाला था। शहरबानों को तो वो नगी के लिए एक बेहतरीन साथी लगा था। फिर इसी दिन नगी की शादी की डेट फिक्स हो गई। इसी महीने के आखिर में इसकी शादी थी। ज़ेब-उल-निसा और मुकर्रम अली शाह इस काम को अंजाम तक पहुंचाकर बेहद खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। नगी भी खुश दिखाई दे रही थी और मुअज्जम उसकी डेट फिक्स होते ही कराची रवाना हो गया था। शहरबानों को हसरत रह गई कि वो उसके तासुरात देखती। एक तरह से वो हैरान थी कि कल रात तक तो वो नगी से शादी को तैयार था और अब इसे किसी और का होता देखकर खामोशी से मैदान छोड़ गया। कई बार उसके दिल में ख्याल आया कि वो ज़ेब-उल-निसा से इस बात को शेयर करे, लेकिन फिर वो खामोश हो गई। हो सकता है वो बेखबर हों, ये सिर्फ नगी और मुअज्जम का ही प्रोग्राम हो, लेकिन नगी ने इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल कैसे कर ली? वो तो इस प्रपोजल पर रुकर मुअज्जम के सामने इनकार कर रही थी। ये बातें सोच सोच कर उसका ज़हन शल हो रहा था। दूसरे दिन मुकर्रम अली शाह के दोस्त और बेटे की इस्लामाबाद दो ऐसी हो गई थी।